जय भीम, नमो बुद्धाय दोस्तों। मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइव 85 और प्रज्ञा दर्पण न्यूज चैनल। जी हाँ, आज दोनों चैनलों की साझा प्रस्तुति में मैं हाजिर हूँ एक मुद्दा लेकर के। मुद्दा बड़ा विचारणीय है और मेरे दिल के करीब है। दिल के करीब इसलिए है कि एक आर्टिस्ट अगर आर्टिस्ट के बारे में बात करे, कलाकार एक कलाकार के बारे में बात करे, एक साहित्यकार या कवि एक कवि के बारे में बात करे, तो बात इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के दर्द को बेहतर समझते हैं और हमें मालूम है कि आज इस मुल्क में इसी महंगाई के दौर में एक कलाकार जो सिर्फ अपनी कला को बेच करके अपने घर को चलाता हो और अगर उसके पास में इसके अलावा कोई आय का स्रोत ना हो तो उसकी माली हालत कैसी होगी या उसके घर की स्थिति क्या होगी या उसका घर किस तरीके से चल रहा होगा, ये बड़ा प्रश्न है। हम तो तथागत की अनुकंपा है कि फाइनेंस की कोई ऐसी दिक्कत नहीं रही। दिल्ली में रहते हैं, प्रोग्राम तब होते हैं, कविता सुनाते हैं तो 2 पैसे आते हैं, घर चलता है। प्रोग्राम नहीं है लॉकडाउन में, लॉकडाउन से पहले भी तो यूट्यूब का रेवेन्यू जो आप सब लोग मुझे देखते हैं उसका जो रेवेन्यू आता है तो उससे घर चल रहा है। और आप लोगों ने पहले भी इतना दे रखा है कि जो जिससे घर चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं जब इस लाइन में आया था तो ये सोच करके और समझ करके आया था कि मुझे किन किन परेशानियों से गुजरना पड़ेगा। क्योंकि मैंने अपने से पूर्व में जो लोग प्रचारक थे उनको देखा, उनको समझा, उनकी स्थिति को बारीकी से नज़दीक से देखा। और जब देखा तो कुछ डिसीजन मैंने उस समय लिए थे जो लोगों को बड़े कड़वे लगे और लोगों ने ये कहा कि राहुल नागपाल बड़ा अहंकार में इस बात को कहता है। लेकिन आज मेरी बात की पुष्टि उस समय हो गई जिस समय बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रचारक मान्यवर साहब काशीराम के सबसे ज़्यादा नज़दीक रहे किशोर कुमार पगला, जिन्होंने 1985 से लेकर के और आज तक टिल डेट यानी वर्तमान समय तक उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन आज उनकी स्थिति क्या है मैं उस पर बाद में चर्चा करूँगा। लेकिन पहले आप मैं अपनी बात को कंप्लीट कर लेता हूँ। उन्होंने जो लेटर डाला है वो लेटर मैं आप लोगों के साथ साझा करूँगा, उसे पढ़ के बताऊँगा, उनके दर्द को बयां करूँगा कि आखिर एक कलाकार का दर्द क्या है। मेरे ऊपर आरोप लगे, आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने कहा, जिसमें नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब ने मुझे बहन जी के जन्मदिन पर बुलाया था एक प्रोग्राम में कविता सुनाने के लिए लखनऊ। तो मैंने उनसे कहा था कि मैं आने जाने का बाई एयर आऊँगा, बाई एयर जाऊँगा, लखनऊ में बढ़िया फर्स्ट क्लास होटल में रुकूँगा, होटल से मंच तक आपकी गाड़ी से जाऊँगा और आपकी गाड़ी से आऊँगा और 1 लाख रुपये फ़ीस लूँगा। ये बात जब नसीमुद्दीन सिद्दीकी और तमाम लोगों ने सुनी तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि आज तक उनसे किसी ने उस भाषा में बात नहीं की थी जिस भाषा में मैं बात कर रहा था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप ऐसे कैसे कह सकते हो। मैंने कहा मैं कवि हूँ, साहित्यकार हूँ और मेरा काम है कविता सुनाना और कविता से जो पैसा आता है उससे मेरा घर चलता है। बोले आपकी अपनी पार्टी में, बिल्कुल पार्टी अपनी है, वोट देता हूँ, जो पर्ची दूसरे लोग कटवाते हैं मैं भी कटवाता हूँ, लेकिन मेरा काम है, मेरे काम की ईमानदारी से पेमेंट आप मुझे दीजिए और पार्टी के लिए मैं जो कर सकता हूँ वो मैं करूँगा। उन्होंने बुलाया नहीं और मैं गया नहीं और उसके बाद मैं कभी बसपा के मंचों पर गया नहीं। जीवन में एक बार बसपा के मंच पर गया था क्योंकि मैंने कहा था कि मैं कवि हूँ और कवि को सुनने के लिए नीचे बैठना पड़ता है मंच के, और कभी मंच पर खड़े होकर के सुनाते हैं। अगर लाल किले का कवि सम्मेलन भी हो तो प्रधानमंत्री जी नीचे बैठ करके सुनते हैं। अगर सैफई महोत्सव की बात हो तो कवि सम्मेलन चलता है और पूरा यादव परिवार नीचे बैठ करके सुनता है। अगर देश के वर्तमान प्रधानमंत्री की बात की जाए नरेंद्र मोदी जी की, तो उनके जन्मदिन पर बड़े बड़े काव्य जलसे होते रहे और आराम से गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, नीचे बैठ करके सुनते थे। लेकिन ये परंपरा हमारे लोगों में नहीं रही क्योंकि कभी को इस तरीके से सुन सकें, क्योंकि हमारे यहाँ नेता बड़े हैं, साहित्यकार छोटा है और यही कारण है कि साहित्यकार हमारे यहाँ भूखे मरते हैं। लेकिन मैं इन सारी चीज़ों को समझ चुका था कि हमारे समाज के जो कवि हैं, जो शायर हैं, जो गीतकार हैं, जिन लोगों ने बहुजन समाज पार्टी के लिए मैं कहूँ कि धोती पहन करके आदमी महिला बन करके रात रात भर नाचा, उसने भीड़ इकट्ठा की, ढोलक हारमोनियम से लोगों को रोक करके रखा, और जब नेताजी मंच पर आ गए तो उसके ढोलक मजीरे हारमोनियम चिमटा नीचे उठा करके रख दिए। वो नीचे भीड़ में बैठा रहा। नेताजी आए, नेताजी ने भाषण दिया, नेताजी चले गए। वो रात वहाँ नेताजी के जाने के बाद भी सिर्फ इस इंतज़ार में बैठा रहता था कि कोई मुझे 200 100-200 रुपये दे दे ताकि मैं अपने घर चला जाऊँ। इसी समाज में ऐसे ऐसे लोग रहे जिन लोगों ने साइकिल के पीछे हारमोनियम को बांधा और गांव-गांव जाकर के मूवमेंट का प्रचार किया
किया, बहुजन समाज पार्टी का प्रचार किया, बहन जी मान्यवर साहब काशीराम के महापुरुषों की विचारधारा को गांव-गांव बताया। लेकिन हालात उनके भी ऐसे हुए। गाज़ियाबाद में मैं कई लोगों को जानता हूँ, नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जब उनकी डेथ हुई थी तो स्थिति इतनी ख़राब थी कि अंतिम संस्कार के लिए पैसे नहीं थे। क्या फ़ायदा ऐसा काम करने से जिसमें ना तो मान मिले, ना सम्मान मिले और ना पैसा मिले। अगर यही सच्चाई है इस समाज की और इस मिशन में काम करने वालों की, तो फिर मैं बेहतर हूँ कि मैं मिशनरी तो हूँ, लेकिन अपना काम, अपनी कला पैसे के बदले बेचूँगा। और मैं आने वाले तमाम लोगों से यही कहना चाहता हूँ, तमाम आर्टिस्टों से जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, आप आइए, आपका स्वागत है, लेकिन अपनी कला को बेहतर कीजिए और कला का मुँह मांगा दाम लीजिए। अब मैं यहाँ से आगे की बात करता हूँ कि किशोर कुमार पगला ने क्या लिखा है, वो बात मैं आपके साथ साझा करूँ। उन्होंने एक आज लेटर 2 पेज का सोशल मीडिया पर अपनी फेसबुक आईडी पर डाला है और वो लेटर इतना भावुक कर देने वाला है। उन्होंने बड़े सवाल खड़े किए हैं। वो लेटर मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, उसके बाद में हम लोग आगे की बात करेंगे। पहले लेटर। जय भीम, जय मीम, जय मूल निवासी, जय भारत। बहुजन समाज एवं वरिष्ठ कार्यकर्ताओं, सांसद, विधायक एवं पूर्व मुख्यमंत्री से अपील के साथ अवगत कराने का मन कर रहा है। साथियों, मैं किशोर कुमार पगला बहुजन समाज को जगाने के लिए परम पूज्य बाबा साहेब एवं मान्यवर साहब काशीराम के आईना रूपी आदर्शों को मानकर, जानकर, पहचान कर प्रेरणा से सन 1985 में DS4 के माध्यम से गांव-गांव पहुंचकर गीत, संगीत, नाटक, नौटंकी के माध्यम से कालिक चूना चेहरे पर पोत कर तरह तरह के रंग रूप बदलकर बहुजन समाज को जगाने का कार्य किया और अब भी कर रहा हूँ। पहला उनका है। और दूसरा कॉलम में वो लिखते हैं, मिशन को आगे बढ़ाने में तमाम लाठियाँ गोलियाँ खाना, तमाम अपमानों को झेलना, यह बात किसी से छिपी नहीं है। इतनी कुर्बानियों के बाद भी हमारे जो बड़े बड़े नेता हैं, अब सवाल खड़ा करते हैं किशोर कुमार पगला। किशोर कुमार पगला कहते हैं कि हमारे जो बड़े बड़े नेता हैं, जो लग्जरी गाड़ियों में चलते हैं, राइफल, पिस्टल, बंदूकों की बात अलग है, यह बेचारे साहब साहब कहे जाते हैं। यह बेचारे अपने हाई कमान नेता से मुलाकात करते हैं तो हाई कमान नेता यह ज़रूर कहते होंगे कि भाई समाज के उन गरीबों मजलूमों की बस्तियों में जाना और जाकर मेरी कही हुई बातें, मिशन की बातें बताना। लेकिन कोऑर्डिनेटर बेचारे ऐसा नहीं करते हैं, यह कमीशन की बात करते हैं और बदले में पैसे वालों की तलाश करते हैं। अब बड़ा गंभीर आरोप किशोर कुमार पगला लगा रहे हैं कि जब वो बहन जी से मिलते हैं तो बहन जी तो शायद कहती होंगी आप गांव-गांव जाकर के मिशन की बात कीजिए, लेकिन वो नहीं करते हैं और ऐसे लोगों को बाहर आकर के ढूंढते हैं जो पैसे वाले लोग हैं, यानी कमीशन की बात करते हैं। वो कहते हैं कि बेचारे बदले में पैसे वालों की तलाश करते हैं कि 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख की व्यवस्था बना लो, चलो हम आपको अपने नेता से मिलवाते हैं। यानी आप 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए का इंतजाम कर लो तो हम आपको बहन जी से, अपने नेता से मिलवा देंगे। यह बेचारे जिलाध्यक्ष, कोऑर्डिनेटर बनते ही 1 ही महीने में राजा महाराजा बन जाते हैं। अब हम जैसे लोगों की ज़रूरत महसूस नहीं करते हैं। लाचारी देखिए इस लेटर की। वो कहते हैं कि अब वो हमारे जैसे लोगों की ज़रूरत उनको महसूस नहीं होती है, जबकि हमारे नेता को मालूम है और किताबों में पढ़ा भी है। अब ये पहला पेज यहाँ ख़त्म हो जाता है, मैं दूसरा पेज पढ़ता हूँ। किताबों में पढ़ा भी है कि अपने उन कार्यकर्ताओं की भावनाओं, कुर्बानियों को भुला या नहीं जा सकता जिन लोगों ने समाज के प्रति सचमुच कुर्बानी दी है। उस कुर्बानी देने वालों में एक किशोर कुमार पगला भी है, हो सकता है। अब जाने क्या हो गया हमारे नेता को। बहन जी पे गंभीर आरोप लगाते हैं किशोर कुमार पगला। कहते हैं कि अब जाने क्या हो गया है हमारे नेता को कि हमारे जैसे छोटे मोटे कलाकारों की नहीं पूछा, हमारे जैसे छोटे मोटे कलाकारों को नहीं पूछा जाता है। नहीं तो हर मंचों पर पगला को पूछा जाता था, बुलावा होता था। मुझे मालूम है कि आपके नाम से मेरा
नाम मेरा भी नाम होता था, मतलब बहन जी का जहाँ नाम छपता था कभी, वहाँ किशोर कुमार पगला का भी नाम छपता था, क्योंकि उस किशोर कुमार पगला की भी अपनी आइडेंटिटी थी। उनको सुनने और उनको देखने के लिए लोग आते थे। मेरा भी नाम होता था। यह वही पगला है जो मनुवादियों की नींद को हराम कर देता था। इसी कुर्बानियों का सिला क्या मिला मुझे, इन कुर्बानियों का सिला क्या मिला मुझे, यही कि मेरा बेटा गुलशन कुमार बहुत बुरी तरह से मार कर पंखे से लटका दिया गया। भावुक कर देने वाली बात है। एक आदमी जिसने पूरा जीवन मिशन पे लगा दिया, उसके जवान बेटे को मनुवादियों द्वारा मार के पंखे से लटका दिया गया, पंखे से लटका दिया गया, और बता दिया गया कि इसने आत्महत्या की है। बता दिया गया कि इसने आत्महत्या की है। यह वाक़या 7/7/2017 का है। बच्चे को मारकर पंखे पर लटकाना आत्महत्या बताया जा रहा था। क्या आत्महत्या करने वाला व्यक्ति बाहर से दरवाजे का ताला बंद कर सकता है? आत्महत्या करेगा जबकि बेटे की हत्या की सूचना जिला अध्यक्षों, कोऑर्डिनेटरों, सांसदों, विधायकों एवं प्रतिनिधियों को अभिले के माध्यम पत्र के माध्यम से और साधनों के माध्यम से एवं जुबानी भी बताया गया, और अपने हाईकमान नेता यानी बहन जी को भी बताया गया, लेकिन आज तक कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिला है। किशोर कुमार पगला कहते कि जिलाध्यक्ष से लेकर के कोऑर्डिनेटर, सांसद, विधायक और बहन जी को भी बताया गया, लेकिन आज तक कोई रेस्पॉन्स जो है वो नहीं मिला। वास्तव में मेरा नेता, मेरे कोऑर्डिनेटर, मेरे सांसद, मेरे विधायक चाल लिए होते हैं, विधायक की चाल लिए होते हैं, पता नहीं क्या लिख रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, उसके चाल लिए होते हैं, शायद इंसाफ मिल सकता था। हाँ, अगर विधायक चाह लिए होते तो शायद मुझे इंसाफ मिल सकता था, लेकिन आज तक इन लोगों ने नहीं पूछा कि क्या हुआ पगला तेरे बेटे के बारे में, क्या मेरी कुर्बानियों का यही सिला है? हमारा नेता और हमारे नेता का सलाहकार यही कहता है कि उनका साथ नहीं देना चाहते हैं जो मजबूर हैं, मजलूम हैं, असहाय हैं। हम दोनों उनका साथ देते हैं जो मजबूत हैं, जो मगरूर हैं। मतलब आप इसको समझ सकते हैं। किशोर कुमार पगला कह रहे हैं कि हमारा नेता यानी बहन जी और उनका सलाहकार यानी सतीश मिश्रा, वो मजलूम और गरीबों और असहायों का साथ नहीं देना चाहते। वो ये कहते हैं कि हम दोनों उनका साथ देते हैं जो मजबूत हैं और मगरूर हैं। उनके कुत्ते भी मर जाएं तो उनके घर जाकर सहायता प्रदान करेंगे। आप समझ सकते हैं कि उनके कुत्ते भी उनके घर में जाकर उनके परिवारों के समझाएंगे, बुझाएंगे और 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख की हेल्प भी करेंगे और उनको सहायता प्रदान करेंगे। हमारे हाईकमान नेता की मानसिकता है कि मुझे पगला जैसे लोगों का सहयोग करके उनके दुख की गहराइयों में जाकर मुझे पागल नहीं बनना है। किशोर कुमार पगला कहते हैं कि हमारे नेता यानी बहन जी का ये मानना है कि मुझे किशोर कुमार पगला जैसे लोगों से मिल करके और उनसे बात करके उनकी मजबूरी को समझ करके पागल नहीं बनना है। यानी किशोर कुमार पगला ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं। अतः बहुजन समाज के उन सभी भाई बहनों से अनुरोध है कि मेरा कदम कदम पर साथ देते रहेंगे, क्योंकि हमारे बड़े नेता कहते हैं कि हम पागल, अब तेरी ज़रूरत नहीं है। यानी बहन जी कहती है कि पगला हमें तेरी ज़रूरत नहीं। ये लेटर उन्होंने आज पोस्ट किया है। आगे लिखते हैं, आप पागल कहने लगा है कि जब गुलिस्तां को खून की ज़रूरत पड़ी तो कुर्बानियाँ हमारे जैसे लाखों ने दिया। अब वो कहने लगे हैं कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। और आपका शुभचिंतक किशोर कुमार पगला, उन्होंने अपना मोबाइल नंबर भी इस पर दिया है। तो ये मैं आप लोगों को लेटर किशोर कुमार पगला का पढ़ करके सुनाया। मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं जीवन में 1-2 बार उनसे मिला। बड़े मतलब मंच पर ज़बरदस्त गिरफ्त थी। मैं सोचता था कि ये इंसान किस मिट्टी का बना है। 2-2, 3-3 घंटे तक बिना पानी पिए, बिना बीच में लंच किए, बिना रुके, बिना थके बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने का काम किशोर कुमार पगला ने किया। साहब काशीराम जब तक रहे उनकी बड़ी इज्जत, बड़ा मान, बड़ा सम्मान रहा। लेकिन आज एक ऐसा आर्टिस्ट जो इसने पूरा जीवन लगा दिया, बेटे को कुर्बान कर दिया, और आज वो अगर एक-एक रुपये, एक-एक धेले को, रोटी को मोहताज है, और बहुजन समाज पार्टी की हमारी बड़ी नेता वो मिल नहीं सकती हैं, सुन नहीं सकती हैं, उनकी मजबूरी को समझ नहीं सकती हैं। तो मैं यही कहूँगा कि राहुल नागपाल, मैं अपनी जगह ठीक हूँ, और जिन लोगों ने अंधे होकर के मूवमेंट में काम किया, आखिर उनको मिला क्या? क्या हम
दूसरा किशोर कुमार पगला पैदा कर सकते हैं? मैं कहूँगा कि नहीं। किशोर कुमार पगला एक था और वास्तव में वो आदमी पागल था मूवमेंट के लिए, इसलिए उसको पगला कहा गया। आज उसकी दशा ये है कि उसके पास खाने के लिए ज़रूरत की सामग्री नहीं है। उसके बेटा जो है मनुवादियों ने उसे छीन लिया। किस मनोदशा से वो आदमी गुजर रहा होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं कहने सुनने के लिए, लेकिन मेरी यह वीडियो अगर बसपा के बड़े नेताओं तक पहुँचे और वो इसको देखें और सुनें और समझें, तो किशोर कुमार पगला जैसे लोगों की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने आपका लिए जीवन लगा दिया। राहुल नागपाल जैसे लोगों की हेल्प करना मत करना बड़ी बात नहीं है। हम लोग अपने कदम अपने दम पर सोसाइटी में ज़िंदा हैं। आप मेरे करोड़ों फॉलोवर्स हैं, उनके प्यार उनके स्नेह उनकी मोहब्बत की वजह से ज़िंदा हूँ। मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि मैंने हर मोमेंट के लिए गीत लिखा, आप लोगों ने सुना। लेकिन राहुल नागपाल अपने दम पर जिंदा है, लेकिन किशोर कुमार पगला जिसने पूरा जीवन बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने में लगा दिया, उसको आज बहुजन समाज पार्टी की ज़रूरत है। बहुजन समाज पार्टी अगर आज किशोर कुमार पगला के साथ खड़ी नहीं हुई तो समझ लेना इस देश के तमाम बहुजन समाज के आर्टिस्टों का आपके ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आगे बढ़ाइए, और हाँ, बहुजन समाज पार्टी के नेताओं को ज़रूर दिखाना, ताकि उनको ये पता चल सके कि आप परशुराम की मूर्ति लगा रहे हैं। लगाइए यार, किसने मना किया? आपको राजनीति करनी है, लेकिन कम से कम उसे किशोर कुमार पगला को भी देख लो, जिसने पूरा जीवन आपके लिए लगा दिया। बस चलते चलते यही कहूँगा आपसे कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपका कोई सवाल है तो हर बार की तरह मैं बस अपनी मेल आईडी आपको बता देता हूँ। rahulnagpalofficial@gmail.com पर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मैं बहुत जल्द कोशिश करूँगा कि आपके ईमेल्स का जवाब दूँ। बहुत सारे आपके सवाल इकट्ठा हो गए हैं, तो मैं एक सोच रहा हूँ कि एक एपिसोड जो इसके लिए बनाऊँ कि जिसमें कि मैं आपका इन सवालों का जवाब दे सकूँ। बस जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मुनि।